जिम बदनाम है हर चीज में। जिम बस बदनाम है। और मेरा नाम बिंदिया शर्मा है और मैं इंडिया की पहली WBFF प्रो हूँ, वर्ल्ड्स ब्यूटी फिटनेस एंड फैशन। ठीक है, मैं कोच हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि लड़की है तो उससे ज्यादा अप्रोच मिल गया। अरे यार ठीक है, कभी ऐसा हुआ जलन कभी आई आप लोगों के बीच में? तो मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ गाइस, मैं यहाँ पे किसी को भी उठा सकती हूँ। स्टेरॉइड को लेकर कई लोग डरते हैं कि इसे लेना नहीं चाहिए, सेक्स लाइफ पे फर्क पड़ता है। आपकी सेक्स लाइफ पे फर्क पड़ा? क्या जिम जाना ही फिटनेस है? प्रेगनेंसी में वर्कआउट कर सकते हैं क्या? पीरियड्स में भी वर्कआउट कर सकते हैं? मान लीजिए आपको आज खेल मंत्री बना दिया जाता है, बदलाव क्या करेंगे? शुरू कैसे हुआ, मतलब कहाँ आप बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे? जब मैंने घर छोड़ा तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी। वन फाइन डे मैंने घर पे डिस्कशन किया, आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। आप लोगों ने अभी तक क्या चेंज देखा है? अगर अवेयरनेस वर्ड को लो आप, तो अवेयरनेस पहले कम थी लेकिन लोग फिट ज्यादा थे। 2 रुपए के नेस्कैफे लेना, फिर लोग एक्सरसाइज करते हैं। क्या ये इसको लेना चाहिए? हम फिट कहेंगे किसे? क्या सिर्फ बॉडी होना फिटनेस है? अगर मेरे सिक्स पैक है और मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, कोई फायदा नहीं है सिक्स पैक का। मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। इसे कहने का मतलब मैं खाती भी रहूं और फिट भी रहूं, ये कैसे मतलब पॉसिबल possible है? है, नहीं है। पॉसिबल? खाना कोई भी बुरा नहीं होता, छोले भटूरे भी बुरे नहीं होते, लेकिन आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो? अभी मैं बदायूं की लड़की को अगर वो ये वीडियो देख रही है, उस तक मैसेज फिर कैसे पहुंचेगा? नहीं है, फिटनेस को इतना शायद कोई बहुत कैजुअली लेते हैं कि जो जिम जाना है सुंदर दिखने इसलिए चले गए, लेकिन पेरेंट्स को मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को देखिए कि वो क्या ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं। आप रैंडम कोई भी पोज कर रहे हो, आप अपनी बॉडी बिल्डिंग के इवेंट्स में जा रहे हो, एन नंबर ऑफ गालियां लिखी होती हैं। ट्रोलर्स को कैसे हैंडल करते हैं? मैं बोलती हूँ आ जाए कोई भी, मैं बैंड बजा दूंगी सबकी। हम कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां हमारी सोच थोड़ी पीछे होती है। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग ले लीजिए, लड़कों को भी लोग बहुत जज करते हैं। करियर बनाने की बात आई तो उनके पेरेंट्स भी जज कर देते हैं, लेकिन अगर लड़कियों की बात आई फिर तो आप छोड़ ही दो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सपने भी देखते हैं और कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग करके उसे पूरा भी करते हैं। और ऐसी ही एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जो कि शी इज द फर्स्ट WBFF इंटरनेशनल एथलीट, बिंदिया शर्मा। और इनकी बहुत अच्छी स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है, इसीलिए आज हमारे शो में है। इनके साथ दीपक गोयल भी है, रजत गोयल, जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। आप उनकी फिजिक देखकर ही समझ सकते हैं कि क्या काम किया उन्होंने। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू और इनसे जानते हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त भी है जो कि इनसे सवाल पूछेंगे फिटनेस से रिलेटेड। तो आज जो शो है, आज हम फिटनेस के सारे मिथ्स तोड़ देंगे। और मेरा नाम बिंदिया शर्मा है और मैं इंडिया की पहली WBFF प्रो हूँ, वर्ल्ड्स ब्यूटी फिटनेस एंड फैशन। ये खिताब मुझे 2017 में मिला था जब मैंने जुराई क्लासिक जीता था, और उसी साल मैंने वर्ल्ड्स इंडिया रिप्रेजेंट किया था ऑन वर्ल्ड्स प्लेटफॉर्म इन लंदन। आई विल शो यू द वीडियो ऑल्सो लेटर। उसमें बहुत ही अश्लील कमेंट्स मिले हैं मुझे। I'll come back to this point कि आप ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करती है, but okay fine. ओके, एंड ऑफ सीजन बिकॉज ऑब्वियसली ये नहीं चाहते कि मैं खाली बैठूं। एज अ कोच इनको लगता है कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मोटिवेशन बने रहना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो ऑफ सीजन में मैं पावर लिफ्टिंग खेलती हूँ। उसमें मुझे 3 times स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ दिल्ली एंड स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ इंडिया ऑल्सो 21, 22, 23 मिला है। तो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ गाइस, मैं यहाँ पे किसी को भी उठा सकती हूँ। ओके फाइन। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि मैंने जैसे मैंने प्रियंका चोपड़ा के भी इंटरव्यूज देखे और दीपिका के भी देखे, तो वो लोग अपने हस्बैंड्स को लेकर ना बहुत फ्लॉन्ट करते हैं कि मेरे हस्बैंड्स इतने अच्छे हैं कि मैं आज इस साल मैंने 6 मूवी बनाई, उन्होंने सिर्फ 2 ही बनाई, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्रेज किया। ऐसे ही हस्बैंड्स होने चाहिए। व्हाट इज योर थिंकिंग, मतलब इस सेक्टर में कभी आपको ऐसा लगा है कि मेरे से ज्यादा बिंदिया को ऑप्शन मिल गए? जलन आने का सवाल इसलिए नहीं होता, अगर मैं एक ब्रॉड टर्म में बोलूं, चीज तो घर ही आ रही है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब वो चाहे एक औरत लेके आए, चाहे एक आदमी लेके आए, दिस इज द सोच, इट डजंट मैटर। और खुशी तब होती है, देखिए अगर आप मेरे को एक कोच की तरह देख रहे हो, Yes. तो उस कोच के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है कि उसका स्टूडेंट आगे बढ़े। वाओ, तो कहावत है ना कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। वाओ। तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि फिटनेस की बात हो रही है, फिटनेस असल में क्या चीज़ है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जिम जाइए और फिट रहेंगे, बट हम लोग सब ऑफिस आते हैं, हम लोग के पास थोड़ा हेक्टिक भी रहता है, मीडिया लाइन। सो हम लोग कैसे फिट रहें और हम लोग अपने आप को फिट कैसे कहें? क्या जिम जाना ही फिटनेस है? देखिए, आप ऑफिस रहते हैं 7 से 8 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे, ठीक है। उसके बाद आप 7-8 घंटे सोते हैं।
उसके बाद बचे हुए टाइम में आप क्या करते हैं, उसके या तो आप अपना फोन देखते हैं, ठीक है, या आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, या आप मूवी के लिए जाते हैं, या आप बाहर खाने जाते हैं, नेटफ्लिक्स, या आप ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स देखते हैं, फोन देखते हैं, राइट। तो सबसे बड़ी चीज हम भी जब किसी की काउंसलिंग करते हैं तो ये बोलते हैं कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी। इफ योर प्रायोरिटी इज टू लुक एट द फोन एंड यू आर डूइंग इट, देन आपको कोई फिटनेस की फिर जरूरत नहीं। जी। अगर आपको अपने ऊपर काम करना है तो अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो यही है, और टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने दिनचर्या में से देखिए जो जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, अगर आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट हैं तो उसमें से 10-10 मिनट निकाल दीजिए, लेकिन एक आपको एक्टिविटी या 2 एक्टिविटी जरूर ऐसी मिलेंगी जो आप अनवांटेडली कर रहे हैं, तो उसका टाइम अगर आप अपनी फिटनेस को देंगे तो आपके सारे काम भी पूरे हो जाएंगे और आप हल्के हल्के फिटनेस में उभरते ही चले जाएंगे। एक चीज आपने और बोली, क्या जिम जाना भी जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जिम जाके ही फिटनेस कर सकते हैं। फिटनेस का जो एक्चुअल मीनिंग है वो यही है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सही रहें, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, वो प्रॉपरली काम करते रहें, हमारी बॉडी के अंदर जो भी डिजीजेस हैं वो हमें ना लगें, और हम जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी के काम है, सीढ़ी चढ़ना, भागना, सोना, उठना, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो एक्चुअल फिटनेस है। वो एक्चुअल फिटनेस आप किसी भी फॉर्म में अचीव कर सकते हो। आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी पकड़ सकते हो, या आप कोई योगा सेशंस ले सकते हो, या आप सेल्फ आउटडोर रनिंग के लिए जा सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप किसी भी फॉर्म में लिफ्टिंग कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। बट एट द एंड बात यही आ जाती है कि आपको उसको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। आज अगर आप उसे नहीं बनाओगे तो आज से 10 साल बाद बनाना पड़ेगा। जी। 10 साल बाद भी आपको लगेगा नहीं यार अभी तो बॉडी ठीक ठाक ही चल रही है, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आई है, तो फिर 20 साल बाद दोबारा बनाना पड़ेगा, सॉरी डबल बनाना पड़ेगा। फिर आपको अपने मेन काम भी छोड़ने पड़ेंगे। दैट्स द ओनली। तो वेट की अगर बात हो रही है तो हर एक एज ग्रुप का एक पर्टिकुलर वेट होता है, मतलब कि इस एज में आपका इतना वेट होना चाहिए, क्या ये जरूरी होता है? वेट आपका जितना भी है, अगर आप उसे इजीली कैरी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 30 किलो वेट उठा सकता हूं तो वो मेरे लिए भारी नहीं है। आप अगर 10 किलो भी नहीं उठा सकते तो वो आपके लिए भारी है। इस तरीके से आप अगर 100 किलो का वेट इजीली कैरी कर सकते हो विदाउट एनी डिजीजेस, विदाउट एनी ट्रबल इन एवरीडे लाइफ, दैट इज नॉट अनहेल्दी फॉर यू। हमने फिटनेस की बात कर ली, थोड़ा जिम में आ जाते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं, अभी तो मैंने बंद कर रखा है वो शोल्डर के दर्द की वजह से। एक्चुअली क्या होता है, अभी हम देख रहे हैं प्री वर्कआउट में लोग कैफीन ज़्यादा ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, ठीक है, उसकी हम जैसे वीडियो देखते हैं, फिर हार्ट अटैक आ गया। कई लोग कहते हैं कैफीन बहुत ज़्यादा हो गया तो उससे क्या हुआ कि ट्रेडमिल पे था बंदा गिर गया। तो क्या इसे लेना जरूरी है? क्योंकि मैं देखता हूँ 2 रुपए का नेस्कैफे लेना है, उसको मुंह में डालना है, पानी पीना है, फिर लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या ये इसको लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए प्री वर्कआउट में? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी की डेथ किसी रीजन से हुई है, एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, क्या वो बंदा वो कॉफी लेने से पहले फिट था, या उसको कोई मेडिकल इश्यूज थे, या उसने अपना ब्लड वर्क प्रॉपर्ली करा रखा था, ये कौन देखता है? हम लोग ब्लेम कॉफी पे या जिम पे डालते हैं, या हम वर्कआउट पे डालते हैं। क्या दुनिया का हर एक इंसान जिम जाके मरता है? नहीं मरता। मतलब कैफीन का नहीं कि इसको सी कैफीन इज समथिंग कि उसकी ओवरडोज आपको इतना बुरा वर्टिगो देगी कि आप नशे की तरह उसे झेल नहीं पाओगे, आप चक्कर खा के गिर जाओगे, या आपको बहुत ज्यादा प्यूकिश फील हो जाएगा, बट इतनी ओवरडोज आप कर ही नहीं सकते कि आप मर जाओ। जब आप कराओगे एवरी 6 मंथ्स लिपिड प्रोफाइल पूरा टेस्ट, जैसे हम लोग भी कराते हैं, हम तो प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन एनीबडी हु इज कमिंग टू माय जिम, उनको टेस्ट कराना ज़रूरी है। मेरे को देखना वो उनके पैरामीटर्स कहाँ हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, किडनी फंक्शन क्या है, लिवर फंक्शन क्या है, कितना हेमोग्लोबिन है, क्या D3 है, क्या B12 है, मेरा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे जिम में आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कल को वो अपनी किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो इट शुड नॉट कम ऑन अस। तो हम फिट कहेंगे किसे, किस इंसान को हम फिट कहेंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या फिट सिर्फ हैं? बॉडी होना फिटनेस है? दैट्स व्हाट यू देखिए, मीन? फिटनेस बहुत वास्ट है। मेरे लिए सिर्फ 6 पैक फिटनेस नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक आउटर अपीयरेंस फिटनेस नहीं है। आप अगर अपना काम डे टू डे का बिना थके
मैंने देखा है कि लोग दो सीढ़ी चढ़ते, लिफ्ट नहीं है क्या यार जिम में कर रहे यंग बच्चे। मैंने कहा चलो यहीं से कार्डियो शुरू होता है तुम्हारा। मेरे पास तो 70 इयर्स के भी जो आते हैं लोग, सीनियर अडल्ट्स, मैं उनको भी सीढ़ी चढ़ाती हूँ, कोई लिफ्ट नहीं लेगा। तो जनरल फिटनेस आपकी यही है। और सेकेंडली फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके सिक्स पैक, लोग ये सोचते हैं कि सिक्स पैक है, बॉडी अच्छी है यार, टॉपलेस है, शर्टलेस है तो फिर ठीक है, यही फिटनेस है। आपका हेल्थ कैसा है अंदर से, आपकी स्लीप कैसी है, आप कितना पानी पी रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपका मेंटल लेवल क्या है। आजकल मेंटल स्ट्रेस सबसे नंबर 1 है मेरे लिए। अगर मेरे सिक्स पैक है और मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, आई हैव मेंटल स्ट्रेस, कोई फायदा नहीं है सिक्स पैक का। एग्जैक्टली। ओके सो मैं पंजाबी हूँ, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मैं खाना कंट्रोल में, हाँ बिल्कुल चाहिए। सो हमारे में एक कहावत है कि हम सांस भी लेते हैं तो हमारा वजन बढ़ जाता है। मैं भी बंगाली हूँ, मिठाई खाती हूँ। हमारे में ये बोलते हैं कि हम सांस भी लेते हैं तो हमारा वजन बढ़ जाता है, और मुझे एक्चुअली ये फील भी होता है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा अप डाउन करता है। सो ये जो एक प्रॉब्लम, क्या ये मतलब लड़कियों के अंदर ही होती है या लड़कों के अंदर भी होती है, और ये खाना कितना इम्पैक्ट करता है? खाना मतलब एक्सरसाइज, आपने बोला कि जिम जाना जरूरी नहीं है, और फूडी बीइंग लाइक मी, तो क्योंकि खाना पे कंट्रोल नहीं होता है। इसका कहने का मतलब मैं खाती भी रहूं और फिट भी रहूं, वो ये कैसे मतलब पॉसिबल possible है? है, Is नहीं this है? possible? हाँ। आपने अभी एक एग्जांपल दिया, मैं पंजाबी हूँ, मैं बनिया हूँ। शायद हमसे ज्यादा घर में पूड़ियाँ, घी, तेल, मिठाइयाँ कहीं नहीं होती होंगी, राइट? और हमारे यहाँ तो टेंडेंसी है जब तक पेट नहीं है वो बनिया नहीं है, ठीक? तो अगर मैं यही सोच के बैठ जाता तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होता। इट्स अबाउट योर थिंकिंग। आपके सॉरी टू आस्क यू दिस, आपके घर में कितने लोगों ने मीडिया में काम किया है? यू आर द ओनली वन, देन व्हाई कांट यू बी द ओनली वन टू स्टार्ट द फिटनेस? योर आंसर इज एग्जैक्टली। इससे मुझे एक और सवाल याद आया है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जिम जाते हैं और वो संडे को अपने एक फ्री डे लेते हैं, कहते हैं आज तो मैं दबा के खाऊंगा क्योंकि मैंने एक हफ्ते बहुत वर्कआउट किया है। तो क्या, और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, यार मैंने आज फिर खा लिया, शिट गोलगप्पे दिख गए, शादी में चली गई, मतलब ये एक्सक्यूजेस होते हैं। तो क्या मतलब फिटनेस, अगर जैसे हम जिम जा रहे हैं और उस टाइम पे क्या हम खा नहीं सकते, कंट्रोल करना है, डाइट को कंट्रोल करना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये स्ट्रीट फूड नहीं खाना, ऐसी चीजें भी होती है, जरूरी है ये सब दिमाग में रखना? खाना बुरा नहीं है, इनका एक एग्जांपल दूंगी, खाना कोई भी बुरा नहीं होता, छोले भटूरे भी बुरे नहीं होते, लेकिन आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी क्या है पूरे दिन की, वो मैटर करता है। अब आप देखो ये जितने भी रिक्शे वाले होते हैं, एक बार में, और इवन सर्वेंट्स वगैरह जो हमारे घर में काम करते हैं, वो बेचारों को बार बार खाना नहीं मिलता तो वो इतने चावल भर के खाते हैं। क्या वो मोटे होते? नहीं, दे वर्क ऑल्सो, क्योंकि उनकी एक्टिविटी लेवल ज्यादा होती है। अगर आप ये तो अपना ट्रैक रखिए कि आप कितना चल रहे हो पूरे दिन में। अगर आप सिर्फ काउच पोटैटो बन के बैठे हो, या आप यहाँ से मार्केट तक चले गए, आपके सिर्फ 2000 स्टेप हुए हैं या फिर 3000 हुए हैं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप एक अंदर से फिट हो पाएंगे? आपको कहीं तो ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी। मॉडरेशन में आप हर चीज खा सकते हो, एवरीथिंग। आई हैव अ स्वीट टूथ, शायद मुझे मीठा खाते देखोगे तो मीठा छोड़ दोगे आप। एक्सरसाइज करनी जरूरी है। लेकिन उसको बर्न करना आना चाहिए। छोले भटूरे यू हैव टू अर्न इट, यू ईट एवरी डे छोला भटूरा, लेकिन उसका आउटपुट भी होना चाहिए। मैं बताऊं, फिटनेस का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो यही है, आप अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करो, आप सब कुछ खा सको, हर सब ओकेजन्स पे जा सको, आपको किसी से ये ना बोलना पड़े नहीं यार मैं तो डाइट पे हूँ। दिस इज नॉट फिटनेस। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। लोग डर जाते हैं फिर कि फिटनेस में आना ही नहीं है। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप इसलिए मेहनत कर रहे हो भाई, सब कुछ खा सको। जो इंसान मेहनत करके पैसे कमाता है वो इसलिए कमाता है दुनिया के सारे सुख ले सके। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए यूरोपियन पर्सन। यूरोप में क्या मिलता है? मैदा, कोक, फ्राइड नॉनवेज, लोग यही खाते हैं। They are the fittest people on earth. Why? Their utility, उनके जो बॉडी को यूटिलाइज करने, फूड को यूटिलाइज करने की क्षमता है वो मैक्सिमम है, क्योंकि उनका एक्टिविटी लेवल बहुत हाई है। वहाँ पे गाड़ी खरीदना इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ तो गाड़ी आ जाओ, आपको 1 घंटे के अंदर गाड़ी मिल जाएगी। साइकिलिंग वहाँ कितना ज्यादा है। Absolutely. प्लस वहाँ पे आपका लेबर कॉस्ट बहुत है। यहाँ पे हर चीज के लिए छोटू भैया पानी लाना, छोटू भैया रिमोट दे दो, हम लोग अपना काम खुद ही करते हैं। एंड ऑनेस्टली दे डू एवरीथिंग। आप बाहर जाओगे, आप पतले हो क्या होगे?
बिकॉज एक तो या तो आप बहुत फैल जाओगे बिकॉज आप काम नहीं करना चाहते, आप अपना काम करके थक जाओगे तो जो मिलेगा आप खाना, फिर बर्गर। सवाल था आप दोनों की, सारी बातें हो गई, बॉडी बिल्डिंग की बात हुई, जिमिंग की बात हुई, सिस्टम की बात हुई, डिसिप्लिन की बात हुई। बिंदिया को मैं कंसीडर क्या करूं अगर मैं आपसे वन लाइनर पूछूं? दिल्ली की लड़की जिसके लिए जिम जाना आसान है। रजत बदायूं से, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बदायूं। बदायूं का कल्चर एक डिफरेंट कल्चर है भाई, वेस्ट यूपी का एक छोटा सा हिस्सा है, एक जिला है। वहाँ पे कोई दूसरी बिंदिया है, वो सोचती है आपको देखकर या इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर या कहीं से भी आपकी रील वीडियो, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो देखती है कि मेरे को बिंदिया की तरह बॉडी बिल्डिंग शुरू करनी है, तो वो बिगिनर से जाएगी, फिर इंटरमीडिएट, देन प्रो लेवल पे। तो फिर उसके पास तो रिसोर्सेज बिल्कुल जीरो हैं। एक टाइम आपने भी बताया कि आपकी लाइफ उतनी उलझी हुई थी और आप नहीं कर पाए थे, तो एक वो थोड़ा सा अगर कुछ उस पर आप प्रकाश डालो कि स्टार्टिंग से कैसे शुरू किया एंड देन कहाँ तक कहानी पहुँची। क्योंकि आज हम जिस बिंदिया को स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, मैं उसे ये मानता हूँ कि वो ठीक ठाक कमाती है, करियर में अच्छा कर रही है, एक फिटनेस मॉडल भी है, रिसोर्सेज हैं, रजत का सपोर्ट है, डेफिनेटली आप लोग अर्न भी अच्छा कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। वी आर सपोर्ट टू ईच अदर। एग्जैक्टली। तो अभी मैं बदायूं की लड़की को, अगर वो ये वीडियो देख रही है, उस तक मैसेज फिर कैसे पहुंचेगा कि वो कैसे फिर शुरू करे? देखिए, आप बात छोटे शहर की कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक बड़े शहर में रहती हूँ, लेकिन शायद मेरे घर वालों की सोच वहाँ से भी नीची थी और नीची है कि हमारे घर में ब्राह्मण फैमिली से कि लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाए, इनको जॉब ना करानी। ऐसा नहीं था, पेरेंट्स प्यार नहीं करते, बेइंतहा प्यार करा है मेरे मम्मी आपके पापा। डैड भी शायद एथलीट है, क्रिकेटर थे, हाँ। वीरेंद्र सहवाग। उन्होंने उनके लिए बहुत किया। अब मेरे को सहवाग के इंटरव्यू से पता चला कि मेरे फादर ने इतना किया और मेरे पर प्रकाश भी नहीं डाला। आई वाज सच अ गुड एथलीट, पर वही ना, लड़कियों को आगे बस शादी करा के घर भेजने वाला मेरा सिस्टम घर का। पापा को बोला मैंने जॉब करनी, मेरी बेटी जॉब करेगी नहीं, सतीश शर्मा की बेटी जॉब नहीं करेगी। उनकी नाक बहुत ये थी कि मेरे बच्चे जॉब नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थे, तो कभी मौका ही नहीं मिला। सोच इतनी ज्यादा वो थी कि कंजर्वेटिव के 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। शायद मुझे ऐसा लगता है कि बदायूं में ज्यादा बेटर सोच है अब मेरी खुद की फैमिली से। मेरे को 1-1.5 साल डिसोन कर दिया सबने कि मैंने ये स्टेप लिया, वॉकआउट करा जब मैंने अपनी मैरिज से। तो आई थिंक मैं ही एक सबसे दुर्भाग्य मेरा ये था कि मैंने ही ये स्टेप लिया कि रिलेशनशिप से बाहर निकली, क्योंकि मुझे अपने लिए जीना था। मैं बहुत मेंटली स्ट्रेस हो रही थी। आपको मैंने बोला फिजिकल फिटनेस सब कुछ नहीं होता, मेंटली यू नीड टू बी फिट। स्टेरॉइड को लेकर इस पे सेक्स लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है? बहुत लोगों के मिथ है, कई लोग डरते हैं कि इसे लेना नहीं चाहिए, सेक्स लाइफ पे फर्क पड़ता है, तो इसको लेकर आपकी सेक्स लाइफ पे फर्क पड़ा? ओके, सेक्स लाइफ पे फर्क पड़ता है तो प्रॉब्लम होती होगी कंसीव करने में या कुछ भी, घर में बच्चा नहीं होता होगा, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। तो वो क्या करते होंगे, डॉक्टर के पास जाते होंगे, फर्टिलिटी क्लिनिक जाते होंगे। हम लोग ना अभी चलते हैं सारे फर्टिलिटी क्लिनिक आसपास के, उसमें देखते हैं कितने बॉडी बिल्डर्स बैठे हैं, ठीक है। शायद 0.01% भी नहीं बैठे होंगे, कॉमन मैन ही बैठे होंगे। लाइफस्टाइल नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो उतने भी नहीं बैठे होंगे जितने हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं अगर हमें 100 लोगों से मिलेंगे तो मुझे उसमें से 5 भी नहीं मिलेंगे बॉडी बिल्डर। तो कहां से हो सकता है ये? दूसरी बात, अगर आप हर चीज मॉडरेशन में, अंडर सुपरविजन मतलब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अब वी हैव टीम ऑफ डॉक्टर्स, हम लोग ऐसे हार्मोन्स नहीं लेते हैं, हम प्रॉपर अपने हार्मोन्स प्रॉपर कंसल्ट करेंगे डॉक्टर से, फिजिशियन से अलग, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट से अलग, सब ग्रीन। बिकॉज बॉडी बिल्डर्स का ना हार्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइपोट्रोफी, हार्ट हाइपोट्रोफी, वो भी मसल है, बढ़ जाता है। उसके लिए 6-7 मंथ्स में हमको इको कराना ही पड़ता है टू सी के ज्यादा हार्ट साइज ना बढ़े। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैं बोल रही हूँ सबको ही कराना चाहिए, नॉट ओनली अब क्या जिम गोअर जा रहा है उसको ये नहीं पता मुझे स्ट्रेस इको कराना है, यंग गाय वो लिफ्ट कर रहा है, हो सकता है उसका हार्ट बढ़ रहा हो, साइज बढ़ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो जब तक आप चेकअप नहीं कराएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आजकल तो सब एडवांस हो गया है बहुत। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप दिल्ली से ही हैं और दिल्ली
तो बहुत बड़ा शहर हो गया एक तरीके से, दिल्ली, अच्छे अच्छे शहर, बॉम्बे। लेकिन इसके अलावा जो छोटे शहर है या नॉर्मली मतलब बहुत छोटे छोटे शहर जहाँ पर जिम्स होते ही नहीं है, होते भी है तो नॉर्मल ट्रेनिंग जैसे होते हैं, वहाँ पे लोग पहली बात तो जो जाते हैं उनको फैसिलिटीज भी नहीं मिलती है, इंजेक्शन, सप्लीमेंट्री, गलत गलत चीजें मिलती है, बहुत डेथ्स भी होते हैं इसमें, बहुत रैकेट भी चलता है इसका कि अपना एक अलग, मैंने देखा है बहुत सारे रिपोर्ट्स। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस पे कोई मतलब ऐसा होना चाहिए एक, क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि इंडिया में एक फंक्शन नहीं है, फिटनेस को इतना शायद कोई बहुत कैजुअली लेते हैं कि जो जिम जाना है सुंदर दिखने इसलिए चले गए, लेकिन जैसे आपने ये चीज बताई, मुझे नहीं पता था कि हार्ट बड़ा हो जाता है, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ होता है। तो ये सब चीजें जिनको नहीं पता होती है, वो कौन सा इंजेक्शन उन्हें मिल रहा है, कौन सा हार्मोन्स मिल रहा है, उनको क्या पता, बिजनेस के लिए कर देते बहुत लोग कि ठीक है पैसे आ जाएंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगी को कुछ इसका कोई सोल्यूशन है, किस तरीके से सोल्यूशन देखते हैं एक ही है मैम कि यू हैव टू बी स्मार्ट। आप अपनी हेल्थ से खेल रहे हो, वो इतना ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं अपने गुरुजी पे, या गुरुजी बोलते हैं छोटे जिम्स में जाके, और ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलना नहीं चाहिए, हर कोई गुरुजी बन जाता है आजकल। आप इंस्टाग्राम में देखो, एक उन्होंने कोई ट्रेनर, हर कोई ट्रेनर बन जाता है। एग्जैक्टली एक शो जीता। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आफ्टर ऑल किसी की बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मेरा बस यही कहना है कि माँ बाप को प्लीज़, अपने पेरेंट्स को मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को देखिए कि वो क्या ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं तो उनका सामान चेक करिए। और पैसे बनाने के लिए हाँ होता है, एजुकेशन की कमी है छोटे शहरों में थोड़ा सा, वो इतने ज़्यादा नहीं है, और अपने आप जो अपने पे किया वो दूसरों पे ट्राई करते हैं, तो ट्राई करते हैं, लेकिन उनको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। और वो लोग उनको जानबूझकर, मैंने भी बहुत बार देखा है कि वो टैग्स हटा देते हैं, उनको पुड़िया में या फिर किसी में ऐसे गोलियां देते, 4 गोली ले ले, 5 गोली ले ले। सो अगर आप उन पे ब्लाइंड फेथ करे, पूछो तो सही कि आप ले क्या रहे हो, जहर भी हो सकता है ना। कल को मैं आपको बोल दूं हाजमोला आइए, मेरी नानी ऐसे करती थी कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, दवाई दो, मैं कोई नॉर्मल दो टॉफी टाइप की दे देती थी, बोलते इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा, खा लिया, हाँ ठीक हो गया। प्लेसिबो इफेक्ट, दैट्स हाउ इट हैपेंस। और ये हाँ प्लीज, एस्टेरॉइड अगर ना लें, ये सब चीज़ें ना लें, प्रोटीन ना लें अलग से, तो क्या जिम जाकर हम रेगुलर वर्कआउट करके भी अपने आप को फिट नहीं रख सकते हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं कि आपको मतलब मसल्स बनानी है या फिर ये करना है, इसीलिए ये सब चीज़ें ली जाती हैं। हमको मसल बनानी भी है, लेकिन देसी तरीके से बनानी है। हम जिम जा रहे हैं, नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्या उससे चीज़ें नहीं चल सकती हैं नॉर्मल? देखिए, पहली चीज तो अगेन एक बहुत बड़ा मिथ है कि सप्लीमेंटेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल ड्रग है या मेडिकेशन है। दोनों कैटेगरीज अलग हैं। एक न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में आता है और जो मेडिसिन होती हैं वो फार्मास्यूटिकल की कैटेगरी में आता है। अगर हम देसी डाइट की बात करें तो हमारा जो प्रोटीन आपने बोला वो भी हमारा मिल्क का ही डेरिवेटिव होता है, वो दूध से ही बनता है। तो दूध के बेसिकली 2 फ्रैक्शंस होते हैं। जब आप पनीर बनाते हो वो आप देख सकते हो, जो सॉलिड फ्रैक्शन होता है वो पनीर बनता है, और जो लिक्विड उसका पानी निकल जाता है वो आपका वे प्रोटीन बनता है। सो पनीर इज केसीन प्रोटीन जो स्लो डाइजेस्टिंग होता है, और जो लिक्विड वाला होता है वो वे प्रोटीन होता है। तो जो बड़ी कंपनी, जो यूरोपियन चीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो करोड़ों टन के चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, तो पहले क्या होता था, उनके लिए ये वेस्ट हो जाता था। लेकिन उन्होंने ये रिसर्च करी कि ये जो है इसमें भी प्रोटीन परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो हम इसको भी यूज क्यों ना करें, बिकॉज ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे जब आप मट्ठा पीते हो, मट्ठे में सबसे ज्यादा वे प्रोटीन है, आइडियली तो फिर आप वो भी मत पियो, राइट? तो उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू इम्प्योरिटीज निकाल के, उसके फैट लेवल्स को कंप्लीटली हटा के, उनके कार्बोहाइड्रेट सोर्स को रिस्ट्रिक्ट करके उन्हें प्योर प्रोटीन फॉर्म में बनाया जाता है। दैट इज कॉल्ड वे प्रोटीन, फर्स्टली। सेकेंडली, अगर आप एक हाई इंजन की कार खरीद रहे हो, मैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, आप एक हैवी कार खरीद रहे हो जिसका इंजन बहुत हाई है, एक रेसिंग कार का मैं एग्जांपल लेता हूँ, भाई उसको तो ज्यादा पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? आपकी गाड़ी अगर 1 लीटर में 10 किलोमीटर का एवरेज देती है, तो शायद वो 10 लीटर में 1 किलोमीटर का एवरेज देती होगी, जो रेसिंग कार होती है। तो जितना बड़ा इंजन आप बनाना चाहोगे उसकी खपत तो उतनी ज्यादा होगी ना। जिम बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं जाते हैं कि
हम अगर जिम जाएंगे तो हमारी मसल्स बढ़ेंगी, हम थोड़े बल्की हो जाएंगे, और जब हम जिम छोड़ देंगे यानी कि हम जिम जाना बंद कर देंगे तो हमारी बॉडी जो है बहुत लेथार्जिक हो जाएगी, बहुत मतलब अजीब सी हो जाएगी। अदरक बोलते हैं, अदरक जैसी हो जाएगी। इसमें कोई झूठ नहीं है, ऐसा हो जाएगा। मसल हमारी प्लास्टिक की तरह होती है। ओके। आप उसे खींच, जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो इलास्टिक की तरह उस पर लोड पड़ता है, वो खींचती है, ठीक है, और वो बड़ी होती है। जब वो काम करती है, जब आप काम करोगे तो आपको भूख लगेगी। काम आप किससे करोगे? मसल्स और जॉइंट से। तो वो मसल्स फिर खाना मांगती है। फिर जब वो डैमेज आप करते हो तो मसल्स खाना मांगने के बाद उसे रिपेयर करती है, तो आपका मसल सेल साइज बड़ा होता है। जब आप जिम छोड़ देते हो तो जब उसको कोई लोड नहीं लेना, उसको उतना काम नहीं करना, तो अपने सेल साइज को छोटा कर लेगी, ठीक है। जब उसने छोटा कर लिया, उसका उतना खाना भी खत्म हो गया, उतना आपको खाना भी नहीं खाना है। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है? आपके बॉडी की एपेटाइट उतनी हो जाती है, आपकी बॉडी उतना मांगती जरूर है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो आपने एक्चुअली अगर आप 500 कैलोरी बर्न कर रहे हो और आपके लाइफस्टाइल में वो इंक्लूडेड है, लेकिन आप 500 कैलोरी बर्न करना बंद कर दिया, वो इसीलिए होता है, वो जिम के लिए नहीं होता। आप कुछ भी आप ऐसा काम कर लो, आप एक नॉर्मल स्पोर्ट भी खेल लो, आप उसे खेलना बंद कर दो तो आप मोटे हो जाओगे, क्योंकि आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर जो है वो फ्लक्चुएट कर गया। एक तो मेरे हिसाब से जिम इसलिए भी थोड़ा सा बदनाम इसलिए भी क्योंकि फिटनेस को सीरियसली सही में बहुत कम लोग लेते हैं। जैसे नॉर्मली लड़के भी अगर यंगस्टर्स होंगे, टीनेजर्स, वो इसीलिए जिम जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा कि भाई वो लड़की आएगी जिम में, वो आएगी, मतलब ये सोच पेरेंट्स भी ऐसे ही बोलते हैं, मत जाओ, क्या करोगे जिम करके, बॉडी बना के क्या करोगे, क्या करना है, यही सोच। सबसे बड़ी सोच है, आप जब पैसा खर्च करते हो तो आप मजा चाहते हो, लेकिन जिम में जाके आप पैसा खर्च करके अपने आप को सजा देते हो। हाँ। ऐसा वो सजा नहीं देती उनको, जिम में भी मजे करने। दिस इज द थिंकिंग। 1 महीना 2 महीना 3 महीना कर लेंगे तो हम हमेशा ऐसे रहेंगे ना। अच्छा, एक बात हो रही थी शर्ट उतारने की, कि हिमांशु कह रहा था कि जिम जाते हैं तो आप भी बता रहे थे कि लोग आते हैं कि शर्ट उतारना चाहते हैं, तो हमें जिमिंग करनी है, अपने आप को फिट दिखना चाहते हैं, थोड़ा स्टेबल दिखना चाहते हैं। सोशल मीडिया है, आजकल का एरा यही है। ऑडियंस हमारी तकरीबन 70-75% हमारी ऑडियंस सोशल वाली है, कि अमूमन उनकी एज ग्रुप है 25 से 35। मैं आपके बारे में कहीं पढ़ रहा था, तो जितनी भी फीमेल एथलीट हैं या बिकनी एथलीट हैं, अगर हम उनकी कमेंट सेक्शन देख लें, आप रैंडम कोई भी पोस्ट कर रहे हो, आप अपनी बॉडी बिल्डिंग के इवेंट्स में जा रहे हो, एन नंबर ऑफ गालियाँ लिखी होती हैं, पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट Z तक, ठीक है। आई एम श्योर, मैं बहुत श्योर हूँ, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये आपने भी फेस किया होगा। और जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने क्या करा था कि शायद आप उसमें थे कि जो लोग आपको अब्यूज कर रहे थे, आपने उनकी फोटो अपने स्टोरी पे लगाना शुरू कर दिया था। तो थोड़ा सा एक इस पे कि पुश तो नहीं आया, ठीक है, सबका स्ट्रगल था, एक इनिशियल फेज था, आप वहां तक पहुंचे, लेकिन फिर ये वाली बात आ गई कि भाई शर्ट जब आपकी ट्रोलर्स को कैसे हैंडल करते हैं? ट्रोलर्स का मामला जब चल रहा है, सोशल मीडिया दौड़ रही है, आपकी फोटो है, नीचे कमेंट्स हैं, देन क्या था वो पूरा क्या आप देखते हैं, क्या आप कभी डिमोटिवेट होती है, क्या आप बोलती कि दो चीजें हैं कि आप पहले ट्रोलर को इग्नोर कर सकते हो, जो मुझे सब लोग बोलते हैं कि इग्नोर कर दो, कितना बोलेंगे, भौंकेंगे, चुप हो जाएंगे, एक वो है। दूसरा है कि आप वापस जवाब दो, क्योंकि लोग बोलते हैं कि उनको अटेंशन चाहिए, डोंट फीड द ट्रोलर्स। ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा है कि जो गलत है वो गलत है। मैं बोलती हूँ आ जाए कोई भी, मैं बैंड बजा दूंगी सबकी, मैं ट्रोलर को अपने अकाउंट में नहीं ट्रोल करने दूंगी, चाहे वो मुझे, उनके पास 5 चीजें हैं, आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड। एक लड़की को क्या बोल सकता है इंसान के वो उसको बुरा लगे कि कैरेक्टरलेस है, प्रोस्टिट्यूट हो हिंदी में, तुम आदमियों के साथ सोती हो, बॉडी बिल्डर्स को ये बोल सकते हैं कि तुम ट्रांसजेंडर हो, ट्रांस हो, तुम्हारी आवाज मर्द जैसी है, यही सब बोल सकते हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोल सकते ना। एग्जैक्टली। कान पक चुके हैं। मैं ट्रोलर्स को यही बोला कि भाई डिक्शनरी लेके आओ और नई चीजें निकालो, या दूसरे ट्रोलर से सीख के आओ कैसे ट्रोल करना है। क्योंकि अगर मेरी बॉडी मुझे पता है कि मेरा जितना साथ दे रही है, मैं उसके साथ रहूंगी, चाहे फिर वो मैं आदमी लग रही हूँ, चाहे फिर वो मैं ट्रांस लग रही हूँ। मैं ट्रांस लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं उनके साथ एसोसिएटेड भी हूँ। वी हेल्प देम whatever it is with लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की एसोसिएशन के साथ, फाउंडेशन के साथ हम एसोसिएटेड हैं, तो उनको भी बेचारों को कहीं भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी नहीं मिलता। उनका अलग ही हर चीज़ की फेडरेशन है, स्पोर्ट्स की अलग फेडरेशन है, मॉडलिंग की अलग है, सब कुछ अलग है। तो मेरा भी एक सपना है कि मैं एक छोटा सा जिम उन ट्रांस बच्चों के लिए खोलूँ, जो मैंने आर्यन से बात करी थी कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं ये करूँगी। लोगों के पास पैसा होता है वो करना नहीं चाहते, हमारे जैसे स्ट्रगलर्स
आई वॉन्ट टू डू सो मच फॉर सोसाइटी। जैसे एक मिथ भी है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी जिम करने से हाइट रुक जाती है, इज दैट ट्रू? क्योंकि आपने बोला 13 साल में आपने जिमिंग की थी, तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ। देखिए हाइट वो इसलिए सोचते रुक जाती है, वजन उठाते हैं, हाँ। वजन ऊपर उठाएंगे तो हाइट नीचे गिर जाएगी। ऐसे ये बहुत ही ठीक है, अगर ऐसा होता तो भाई वजन तो एक 5 साल का बच्चा 5 किलो का बस्ता लेके जाता है, वो भी उठा रहा है। ठीक है, जो बेचारा 7-8 साल का बच्चा जो कुली की जॉब करता है किसी स्टेशन पे, वो तो 20 किलो 25 किलो 30 किलो का बैग उठाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो अमिताभ बच्चन की लंबाई का निकलता है। हाँ। तो ये क्या लॉजिक हुआ? अगर आप सर के ऊपर वजन रखोगे तो आपकी इमारत नीचे हो जाएगी। ये बहुत 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 ही गलत। इट्स ऑल जेनेटिक्स। अगर आपके मम्मी पापा छोटे तो आप पूरे खानदान में सब छोटे हाइट के, तो आप लंबे कैसे हो सकते हो? बहुत रेयर है। और स्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर आपका बच्चा बहुत एक्टिव है, स्पोर्ट्स में भी है, तो वो हाइट निकाल लेता है कहीं ना कहीं, बिकॉज जितनी बचपन से आप शुरू करते हो, शायद मेरी ट्रस्ट में हाइट सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से निकली है। मैं इतनी लंबी नहीं थी, अपने छोटी ही थी, लेकिन सडनली मेरी हाइट कॉलेज तक बढ़ी। लिटरली आई एम द एग्जाम्पल, ट्रस्ट मी। मेरी 9th क्लास तक भी 5 फीट थी मैं। आई एम 5'8". अच्छा विजय, इसमें फर्क क्या है मेजर? अगर फर्क मैं आपसे पूछूं कि पावर लिफ्टिंग में, बॉडी बिल्डिंग में और एक नॉर्मल जिमिंग तो हम लोग समझते हैं तो रेगुलर है, जो आप बताना चाहें। पावर लिफ्टिंग इज अ परफॉर्मेंस स्पोर्ट, राइट? जो आप उठा रहे हो वो सामने है, वो ज्यादा उठाओगे जीत जाओगे, कम उठाओगे सेकंड रहोगे, उससे कम उठाओगे तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे रहोगे। इट्स लाइक गेटिंग मार्क्स, राइट? उसके सर्टेन रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। और पावर लिफ्टिंग में 3 आपके इवेंट्स होते हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट, राइट? अलग आ जाता है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग इज एन ओलंपिक स्पोर्ट जिसके अंदर आपके 2 इवेंट होते हैं, स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। उसकी टेक्निक्स अलग होती हैं, रूल्स अलग होते हैं, लेकिन उसमें भी जो ज्यादा उठाता है वो जीतता है। बॉडी बिल्डिंग इज अ सब्जेक्टिव स्पोर्ट। व्हेन आई से सब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या है कि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन लिख के का आंसर लिख के आए हो थ्योरी की फॉर्म में, अगर आप पूरा बुक से भी लिख के आए हो तो आपको 10 आउट ऑफ 10 कभी नहीं मिलती, अनलेस एंड अनटिल वो मैथमेटिक्स हो, अगर आपका आंसर ठीक है और प्रोसेस ठीक है, राइट? इसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग है, जो आप मेहनत करते हो वो उसका रिजल्ट आप पे डिपेंड नहीं है। सामने जो जजेस बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप बेस्ट हो या नहीं हो। आप बेस्ट होके भी सेकंड आ सकते हो और वर्स्ट होके भी फर्स्ट आ सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है जो लड़की मुझे सुंदर लग रही हो मेरे दोस्त को भी लग रही है। इसी तरीके से इसीलिए बॉडी बिल्डिंग को एक सब्जेक्टिव स्पोर्ट बोला जाता है। जिम जो लोग जाते हैं वो आजकल एक्चुअल में क्या है, वो उन लोगों को कॉपी करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग एज ए स्पोर्ट लेते हैं। जब वो इसमें घुसते हैं तो सोचते हैं यार ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब उन्हें आटे दाल का भाव पता चलता है तो इसीलिए 98-99% लोग उससे दूर हो जाते हैं कि हमें तो लग रहा था यार ऐसे हो जाएगा, 3 महीने 6 महीने में बॉडी बन जाएगी यार, इतना वजन हम इसमें उठा लेंगे, ये तो 1 साल में हम उसके आधे भी नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग होता है ना बचपन में, कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, बॉडी बिल्डर कहते नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि शुरू कैसे हुआ। मतलब कहाँ आप बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे, आप कॉफी पी रहे थे और आगे नहीं ये करेंगे, और फिर आपने किया और आप फिर करते चले गए और आज आप आइकॉन हो गए। तो अपना ये कैसे? मैं दोनों लोगों से जानना चाहता हूँ। मैं अपना बताती हूँ पहले। जब मैंने घर छोड़ा तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी। घर तो छोड़ दिया और उसके बाद लगा शिट यार ये तो ज़लज़ला आ गया, मैं क्या करूँ, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूँ। तो तब मैंने रजत से पूछा यार मैं क्या करूँ। कहता है कि यार यू शुड स्टार्ट ट्रेनिंग। ऐसे यार मैं लोगों के घर नहीं जाऊँगी, किसी ने मुझे बंद कर लिया तो मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है। इसने कहा पागल बाहर निकल। ही लिटरली टॉट मी गो एंड अर्न, यू हैव सो मच ऑफ कैलिबर। मेरी एक्चुअली में मैं बहुत डरती थी कि यार कोई मुझे अपने घर में बुलाए और ट्रेनिंग के लिए कुछ मेरे साथ ऊंच नीच हो जाए, कुछ हो जाए। ही लिटरली फोर्स मी इनटू इट। फाइनली ही टोल्ड मी, इन्होंने मेरे से बिना पूछे, एक सप्लीमेंट ब्रांड था एवोल्यूशन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, दे वर लुकिंग फॉर एथलीट्स, ठीक है। इन्होंने मेरे से बिना पूछे मेरा नाम दे दिया और मैं इससे इतना लड़ी थी। आई सेड यार मेरा मजाक उड़ेगा, मेरी लड़की को ऐसा हस्बैंड दे। मैंने बोला यार हाउ कैन, मैं इससे इतना लड़ी। मैंने कहा कि यार मेरी कोई मसल नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एथलीट नहीं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगे कि किस बुड्ढी को एथलीट बना रहे हो। ऑनेस्टली मैंने खुद अपने बारे में ये सोचा, मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या हूँ उस टाइम पे। ही सेड कि मुझे पता है तुम क्या हो। पापा ने बोला
नॉर्मल BA BCom BSc करके क्या करोगे, इंजीनियरिंग कर लो। मैंने कहा ठीक है पापा इंजीनियरिंग कर लेते हैं। इंजीनियरिंग भी अच्छे तरीके से कर ली, वहाँ भी अपना जिम कंटिन्यू रहा। बट बैक ऑफ द माइंड हमेशा, उसके बाद मेरा 3rd ईयर में ही आई वॉज नॉट अ टॉपर और समथिंग, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बट मैं उन 10 पहले बच्चों की लिस्ट में था जिसका कैंपस सिलेक्शन 3rd ईयर में ही हो गया था इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी। वाओ। So I was placed 1.5 year before only. I'm talking about year 2006. Okay. तो 18 साल हो गए। So फिर उसके बाद जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो बैक ऑफ द माइंड था नो यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, ये हमेशा रहा। देन मैंने जॉब छोड़ी, मैं जॉब छोड़ के वापस बदायूं गया। वहाँ पे मैंने पापा के साथ मिलकर कॉलेज स्टैब्लिश किया जो आज अब छोटा भाई देख रहा है। इट्स अगेन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट, BBA BCA BSc BCom एवरी सब्जेक्ट इज देयर। वो स्टार्ट किया, दिमाग में आ गया यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। आया नहीं आया बट बैक ऑफ द माइंड था। देन वन फाइन डे मैंने घर पे डिस्कशन किया, आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ कि मैं हूं क्या या मैं करने क्या आया हूं यहाँ पे। क्योंकि अगर आपको पता है कि आप जो करने आए हो वो आपको मिल गया, आप हमेशा कंटेंटेड हो जाते हो। आपको लगता है हाँ यार यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर ओके। वो मेरे को सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव नहीं हो रहा था। वन फाइन डे मेरा फ्रेंड दिल्ली में रहता था, वो IAS की तैयारी कर रहा था, तो मैंने घर पे बोला मैं थोड़े दिन को जा रहा हूँ। उसके पास रहा, फिर मैंने कहा एक काम करते हैं रजत, फिटनेस इंडस्ट्री में इतना, तब मेरे को 15 साल हो गए थे, 2014 की बात है। मैंने कहा इसमें घुसते हैं और देखते हैं, क्योंकि मुझे को तब बॉडी बनाने का शौक और बढ़ गया था और मेरे को इसमें यही लग रहा था कि मेरे को इंजीनियरिंग और इन चीज से ज्यादा नॉलेज इस चीज की है, तो मैं इसमें एंटर करता हूँ। तो मेरे पास घर पे सारे रिसोर्सेज हैं, आज भी मैं कुछ काम ना करूँ तो टचवुड में पूरी जिंदगी बैठ के खा सकता हूँ। मैंने 14,000 रुपए की छोटी सी नौकरी से शुरू किया, बिकॉज मैं देखना चाहता था है क्या, मैं इसके लिए हूँ या नहीं। वहां से लेके आगे चीजें चलती चली गई। उनको प्रोफेशनली इनको पहले कोच कराना शुरू किया, वहां से ये बोलो लक्ष्मी मिल गई। आपने कहा कि आम आदमी 1 घंटे करे तो उसके लिए इनफ है फिट रहने के लिए। आप क्योंकि कोच हैं, कितने घंटे ट्रेनिंग आपके लिए ज़रूरी है और आपका मैक्सिमम कितने घंटे का आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि आपने उतने घंटे जिम में या फिर वर्कआउट में दिया है? मैं अपनी गाड़ी को हमेशा हाई स्पीड इंजन की तरह चलाता हूँ। अच्छा। कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट। ओके, तो मेरे भी कुछ सवाल है। फर्स्ट यू आस्क क्या? आप लोग अब काफी साल से इस बिजनेस में, एंड आप लोगों ने अभी तक क्या चेंज देखा है जब से आपने शुरू किया आज की डेट में, और आगे इसमें और कितनी अवेयरनेस आनी चाहिए फिटनेस में? फिटनेस इज नॉट इवन स्टार्टेड अभी। इट विल बी लाइक अ बूम, आई एम टेलिंग यू। आने वाले समय में बहुत बूम। 5 साल 10 साल पहले कितने जिम थे? नहीं। आज कितने जिम हैं? 5 साल 10 साल पहले कितने लोग इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अपनी फिटनेस की फोटो डालते थे? यही मेरा क्वेश्चन है कि आपने जब शुरू किया होगा, ये आपने बस देखा होगा कि हाँ कुछ लोग कर रहे हैं जिम, हम नहीं जानते थे जिम क्या होता है। हम भी जब बड़े शहर में आए तब हमें पता चला अच्छा इतना ज्यादा क्रेज है लोगों में, जिम जा रहे हैं। तो अब किस लेवल पे है और आगे कौन से लेवल पे होगा? आप समझ लो हम लोग उस लेवल पे खड़े हैं कि इंडिया सन 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी, तो क्रिकेट का आगाज हुआ था उस समय। तब क्रिकेट को कोई नहीं जानता था, लोगों ने जानना शुरू करा था। तो आज से 5-8 साल पहले वो स्थिति थी, आज हम 1987 या 1992 के वर्ल्ड कप पे बैठे हुए हैं। अभी वो आने वाला है, 2011 का वर्ल्ड कप जब आएगा exactly. अच्छा, नहीं, 2 चीज़ें हैं। एक हो गया कि जिम जाना है, उसकी लोगों को लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी इसलिए जाना है। एक है अवेयरनेस, उसका लेवल क्या देखते हैं? मतलब आपने जब शुरू किया उस टाइम पे लोग अपने हेल्थ को लेकर कितने कॉन्शियस थे, और आज की डेट में जिम जाने को नहीं कह रहा हूँ, अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि दोनों अलग चीज़ें हो गई। आप जिम जा रहे हो, मसल्स बढ़ा रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो क्योंकि आपको उसका पैशन है, लेकिन अपने आप को हेल्दी रखना है, इसका लेवल आप क्या देख पाते हो आज के? लेकिन मेरा बिंदिया से रहेगा कि सवाल ये है कि एक न्यू कमर आता है जिम में, ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द राइट पोस्चर। ठीक है, वो कुछ भी मार रहा है, चेस्ट मार रहा है, बैक मार रहा है। मुझे नहीं पता मेरे कोच साहब या मेरे गुरुजी कितने क्वालिफाइड है। मैं उनकी जिम देख के गया, मान लीजिए मैं रजत की बॉडी से इम्प्रेस्ड हूँ, मैंने कहा कि रजत की बॉडी अच्छी है, मैं इनकी जिम में जाऊँगा। मेरे को नहीं पता हाउ क्वालिफाइड ही इज़।
जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, तो उस तरह से हम देखते हैं कि Absolutely agree. अब वहां पे जाके मेरे गुरुजी या मेरे कोच ने जो मुझे बोला वो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता। या फिर आजकल एक चल रहा है कि यूट्यूब पे वीडियो देखो कि ये बेंच प्रेस ऐसे मारनी है, डबल सेट ऐसे मारने हैं, इंक्लाइंट ऐसे मारना है। तो इसके लिए इंडिया में अवेयरनेस से रिलेटेड क्या कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज या ऐसा कुछ चल रहा हो? अगर इस पे भी थोड़ा आप कुछ बताते। देखिए, आपका पहले आप इनका सवाल, 2 सवाल हैं, एक मेरे लिए एक आपके लिए। अगर अवेयरनेस वर्ड को लो आप, तो अवेयरनेस पहले कम थी लेकिन लोग फिट ज्यादा थे। हाँ, आज अवेयरनेस बहुत है लेकिन अनफिट भी ज्यादा है। तो ये ना बहुत ही, ये मैं बोलूंगा कि डिलेमा है बहुत ज्यादा। जैसे है ना, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसे समझ में नहीं आता खर्च क्या करूं। इसी तरीके से अवेयरनेस इतनी है लेकिन ना राइट अवेयरनेस। अवेयरनेस इज लिमिटेड to that thing only which I just mentioned 30-45 minutes back, weight loss. एग्जैक्टली। फिटनेस का मतलब ये है यार मेरा पेट निकल आया या मेरा वेट बढ़ रहा है, मुझे वेट लूज करना है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। अवेयरनेस ये है कि मुझे फिटनेस करनी है लेकिन कहाँ करनी है वो नहीं पता। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो लोग फिटनेस को देखते हैं वो हमेशा एक ऐसे बंदे को देखते हैं जो 6-8 साल 10 साल कर चुका होता है, उसको अपना आइडियल मान के जिम में एंटर करते हैं। आप सचिन तेंदुलकर को अगर आइडियल मान के क्रिकेट शुरू कर रहे हो तो जितना टाइम उसने दिया है वो तो दो। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिसने 10 साल का, मेरे को 24 साल हो जाएंगे जिम में जाते हुए, ठीक है। अब कोई बंदा बोले कि सर आपकी जैसी बॉडी बनानी है, मैं 6 महीने आपको दूंगा। बहुत सारी एकेडमीज हैं, लेकिन जब आप किसी जिम में जाते हो तो आपकी जब काउंसलिंग होती है तो आपका ये राइट है कि आप पूछ सकते हो कि सर आपका बैकग्राउंड क्या है। आप ये नहीं बोलोगे उनको ऑफेंड करने के लिए कि अपनी डिग्रीज दिखाओ, है ना। ऑब्वियसली आप नहीं ऑफेंड कर सकते किसी को, लेकिन आप थोड़ा बहुत तो आप पूछ सकते हैं कि आपको हक है, आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि आप जो जिम चला रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है और वो आपको गाइड कर रहे हैं तो वो कैसे गाइड कर रहे हैं। बस इतना थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। और जितने आपके क्वेश्चंस है दिमाग में, यूट्यूब और इधर उधर गूगल से ना देखकर आप उनसे पूछिए, एक्सपर्ट से पूछिए, उनसे पूछिए। अगर आपको लगता है कि यार नहीं बात नहीं बन रही है, देन यू नीड टू मूव ऑन। अब मैं कुछ फटाफट वाले क्वेश्चन करती हूँ जिसके बस यस नो या फिर जो सिंपल आंसर होगा वो करेंगे। तो क्या प्रेगनेंसी में वर्कआउट कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में वर्कआउट आप कर सकते हैं। कोई भी चीज जो आप पहले से करते आ रहे हैं, मैंने पूरे 9 मंथ्स वर्कआउट किया। ओके। आप कोई भी चीज पहले से करते आ रहे हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी बॉडी को आदत है वो टॉलरेट करने की। कोई भी न्यू कमर नहीं कोई नई चीज शुरू कर सकता। ओके, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। तो सेकंड क्वेश्चन, क्या पीरियड्स में भी वर्कआउट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत लोग बहाना देते हैं कि पीरियड्स चल रहे मैं नहीं करूंगी वर्कआउट क्योंकि अभी मेरे 4 डेज बुक्ड है। दैट्स वेरी नॉर्मल, आप कर सकते हो, लेकिन इट डिपेंड्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स है, स्टमक क्रैम्प्स है, तो ऑब्वियसली यू कैन टेक अ ब्रेक। अदरवाइज आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पीरियड्स है तो आपको स्किप करना ही है। अच्छा, एक और सवाल होता है कि लड़कियां जो हैवी वेट उठाती है वो बल्की हो जाती है और वो अच्छी नहीं लगती, तो क्या ये सच है? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता, बट व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ये मिथ है बहुत बड़ा। एक्चुअली क्या है, लड़कियां कभी भी बल्क नहीं कर सकती हैं उस लेवल पे, बिकॉज हमारे पास जेनेटिकली हमारे पास इतने टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं। ओके, दैट इज द मेन। एग्जैक्टली। तो आप कितना ही वजन उठा लो, आप आदमी नहीं लग सकते अनलेस यू आर ऑन एनाबॉलिक्स और एक्सटर्नल सब्सटेंस। ओके। क्या शादी, मतलब आपको लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन नॉर्मल शादी बॉडी बिल्डिंग करियर में लड़की के लिए बर्डन बनेगा? वो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कैसी फैमिली में लड़के और हस्बैंड कितना सपोर्ट करता है। अगर ऐसे सपोर्टिव मिलेंगे तो डेफिनेटली ग्रो करेगी। और अगर देखिए, नोबडी वांट्स कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो। अगर किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो उनको बैठ के सोल्यूशन निकालना चाहिए और अपना पक्ष ज़रूर रखना चाहिए, समझाना चाहिए। कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए फैमिली में किसी के प्रोफेशन को लेकर। बट नॉर्मली फैमिलीज अलाउ नहीं करती हैं बॉडी बिल्डिंग में। ओके, या एग्जैक्टली। एक और चीज है, इंडिया में नहीं आई गेस, पता नहीं ये कहाँ है, लेकिन मुझे तो ये जितना लगता है कि जैसे लड़कियां जो होती हैं, एक तो जब वो शादी हो जाती है मैरिड, तो उनको वैसी नौकरी वोकरी का थोड़ा सा टेंशन होता है। बहुत लोग तो छुपाते भी है कि मैं मैरिड हूँ। अगर बच्चा, लाइक यू आर अ सिंगल मॉम एंड जब आप प्रेग्नेंट थी, शायद जब आपकी फर्स्ट बेबी हुआ तो उसके बाद आप बॉडी बिल्डिंग में आए,
ये कितना मुश्किल था उस टाइम पे, और आपको क्या रिजेक्ट किया गया, क्या आपको रिजेक्शन का इसका लगा कि यार ये तो मतलब जज किया गया आपको बेसिकली कि आप एक मॉम है और आप बॉडी बिल्डिंग करने आई हैं, कोई हंसा हो, किसी ने कमेंट किया हो, आपको वो लगा हो कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपने मेरा टैलेंट तो देखा ही नहीं, ये तो बात की बात है कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ एक्चुअली बहुत हुआ जब मैं बॉडी बिल्डिंग, सबके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि ये बॉडी बिल्डिंग, उनको लगता है बॉडी बिल्डर्स आर बाउंसर्स। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि ये कहीं कोई बाउंसर है, ओके उनको ये पता ही नहीं है कि ये स्पोर्ट है भाई, हम लोग अपना फिजिक बनाते हैं बाउंसर बनने के लिए नहीं, वो बाय चॉइस है किसी को बनना हो तो। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तो डेफिनेटली मेरी खुद की फैमिली, फ्रेंड्स, पागल है आदमी बन जाएगी, हाथ देख पत्थर जैसे हो गए हैं, आदमी लग जाएगी और कमर टूट जाएगी, और लिफ्ट कर रही है 165 kg उठा रही है डेड लिफ्ट में, कमर टूट गई तो हम इलाज नहीं कराएंगे, पागल है, खानदान की नाक कटा दी है, ये देखो क्या अंडरगारमेंट्स पहन के स्टेज पे चल रही है, नाम रोशन हो रहा है, थू हो रही है। और मैंने बहुत टॉलरेट किया है, लाइक मेरा भाई बोला मैं तो देखो फेसबुक से हटा रहा हूँ, मेरे को शर्म आती है कि मेरे दोस्त बोलेंगे कि इसकी बहन क्या पहन के खड़ी है। आई सेड भाई इट्स अ स्पोर्ट की जैसे देखोगे तो तुमको कुछ बुरा नहीं लगेगा। पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ 2012-13 में जब बॉडी बिल्डिंग आई थी, तब लोगों की सोच अलग थी कि दूसरी नज़र से देखते होंगे लड़कियों को, कभी ऐसे इतना ओपन हुआ नहीं है कि लड़कियां ऐसे आ रही हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप बैक स्टेज मेरे साथ चलोगे ना, मैं आपको एक दिन ले चलूंगी, आप ज़रूर से वीडियो बनाना, एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल। मतलब और जो देख रहा है स्टेज पे वो भी लस्ट से नहीं देख रहा है, इट इज़ अ स्पोर्ट एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि अवेयरनेस है, तो थोड़ी बहुत इज्जत वहाँ मिल रही है कि वो टाइप की थिंकिंग अब आउट हो चुकी है, इसको स्पोर्ट की तरह देखा जा रहा है, और बैक स्टेज लड़के लड़कियां दोनों ही एक साथ रहते हैं। किसी को होश ही नहीं होता मैम वी आर नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली, यू एवरीबडी वांट्स टू परफॉर्म, गो आउट एंड ईट। किसी को ये है ही नहीं किसी ने बिकनी पहनी है या किसी ने कुछ पहना है, अपना काम करके बस जाओ, एंड दिस इज ओनली वेरी वेरी प्रोफेशनल। लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल बाइंड अप। तो ये है कि अगर मान लीजिए आपको आज खेल मंत्री बना दिया जाता है, अभी आप बन गए हैं, सिचुएशन है, तो आप वो 3 बड़े बदलाव क्या करेंगे एज अ मिनिस्टर? इन फिटनेस और इन स्पोर्ट्स, एनीथिंग, फिटनेस, स्पोर्ट्स, कोई भी सेक्टर हो आपके हिसाब से। हर एक स्पोर्ट को इक्वल वैल्यू देनी चाहिए। Yes. मैं उसको मतलब हर एक एथलीट सेम लेवल की मेहनत करता है, मेहनत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मेहनत तो मेहनत है। Yeah. दूसरी चीज, कभी भी जो प्राइज मनी मेल की होती है हमेशा फीमेल से ज्यादा होती है। Yes. इन एवरीथिंग वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, राइट? ये कैटेगराइजेशन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि फीमेल है तो प्राइज मनी कम होगी और मेल है तो प्राइज मनी ज्यादा होगा, या अगर आप किसी के लिए कुछ अरेंजमेंट्स भी कर रहे हो या पार्टीज भी कर रहे हो तो उसमें मेल्स की जो है वो अच्छी सीट होगी, फीमेल्स की थोड़ी पीछे सीट होगी, समथिंग लाइक दैट मे बी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल लेवल टू एवरीवन। एंड थर्ड थिंग आई वुड से कि जो हमारा यूथ है, यूथ के लिए हर एक छोटे जिले में एटलीस्ट एक बेस एकेडमीज होनी चाहिए, चाहे आप उसके लिए एक स्टेडियम प्रिपेयर करवाएं या आप उसके लिए कोई फील्ड हायर करें स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की, वहां पर हायर्ड प्रोफेशनल कोच होने चाहिए कि हमारा जो टैलेंट है ना वो गांव में बसता है। वो टैलेंट जब वहां से निकल के आएगा तो आज हम जितने मेडल जीतते हैं शायद उसके 10 गुना मेडल जीतते हैं ओलंपिक्स में। तो करना बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन वो क्या है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास गुरु नहीं है, किसी के पास जज्बा नहीं है। ठीक है, जिनके पास पैसा है उन्हें करना नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास गाइडेंस नहीं है या गुरु नहीं है जी। तो ये 3 बदलाव मैं तो अपनी तरफ से करना आप चाहूंगा। कोई स्पेशल? आई थिंक आई फील द सेम व्हाट ही इज सेइंग। मैं तो चाहती हूँ कि लड़कियों को इक्वल रखा ये जाए। बहुत अच्छी बड़ी बात थी जो आपने कही, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। नाउ आई एम योर फैन। तो मेरे हिसाब से ये शो एक कंप्लीट पैकेज था। मैं एक सवाल करने वाली थी बिंदिया से कि वो अपने आप को फेमिनिस्ट क्यों समझते, लेकिन उन्होंने अपनी बात बता दी कि वो किस तरीके से उनका स्ट्रगल था और वो कितनी बोल्ड है, और उनसे जो बातें की हमने इन फ्यूचर वो आपके भी काम आएगा। होपफुली आपको इंटरव्यू बहुत पसंद आए क्योंकि ये बातचीत बहुत ओरिजिनल थी, और उम्मीद है कि आप बहुत तरक्की करें और बहुत सारे मेडल्स हमें दिलाए। ये जो WBB इंटरनेशनल एथलीट आप बनी है उससे भी ज्यादा कुछ बने और वो बहुत पॉपुलर हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।